ख्वाबगाह की पूर्वी दीवार की ओर गुंबद वाला बरामदा है। यहाँ 8 कोणों वाला कमरा है जिसके ऊपर गुंबद है। ये मुसम्मन बुर्ज है। इसी के नीचे यमुना की ओर दरियाई दरवाजा है जिससे बादशाह शाहजहां बड़ी धूमधाम से पहली बार इस किले में दाखिल हुए थे। यहीं झरोखे से बादशाह जनता को दर्शन दिया करते थे। मुसम्मन बुर्ज से ही 1857 में आखिरी मुगल बादशाह ने सामने के मैदान में खड़ी क्रांतिकारियों की फौज से बात की थी। पुराना मुसम्मन बुर्ज अब नहीं रहा। यह बुर्ज 1857 के बाद का बना है। पुराने बुर्ज पर सोने का पत्थर चढ़ा था। दीवाने आम के ठीक पीछे आलीशान रंग महल है। इसका सहन बहुत चौड़ा है। 13 दालान 5 हिस्सों में बटा हुआ है। नहरे बहिश्त इसके बीच से बहती थी जो इसे ठंडा रखती थी। यहां फव्वारे थे। खिले हुए कमल की शक्ल में संगमरमर का एक हौज है। इस महल की छत चांदी की थी जिसे उखाड़कर तांबे की लगा दी गई और बाद में तांबे की भी छत उखाड़कर लकड़ी की सिंदूरी रंग की छत लगा दी गई। मुगलों के ऐशो आराम का रंग महल 1857 के बाद इसे अंग्रेजों ने रसोई घर बना डाला। जिस रंग महल को ठंडा रखने के लिए कितने जतन किए जाते थे, वहीं अंग्रेजों ने आग जला दी। मुमताज महल बड़े महलों में से एक था जिसकी छत के चारों कोनों पर सुनहरी छतरियां थीं जो समय की मार नहीं झेल पाईं। 1857 के बाद इसे कैद खाने में बदल दिया गया। अब ये संग्रहालय बन चुका है। मुमताज महल के आगे दक्षिण में बहुत बड़ा असद बुर्ज है। 1803 के एक हमले में इस बुर्ज को बहुत नुकसान पहुंचा था, लेकिन अकबर सानी ने बाद में इसको ठीक करवा दिया। शाह बुर्ज किले के 3 मुख्य बुर्जों में से एक है। ये उत्तर पूर्व के कोने पर है। पहले ये 3 मंजिला था। गुंबद 1857 की क्रांति में जाता रहा। किले में हर जगह पानी जाने के लिए खिड़कियां इसी बुर्ज में हैं। इसी बुर्ज के पास से नहरे बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर निकलती है। नहरे बहिश्त को भरा रखने के लिए किले के बाहर से शाह बुर्ज तक पानी उठाना एक बेहद मुश्किल काम था। यह पानी संगमरमर की चादर से टकराकर हौज में गिरता था और वहां से नहरे बहिश्त में समा जाता था। इधर शाह बुर्ज के कमरों में पानी की कलकल गूंजती रहती थी। हयात बख्श बाग के मैदान में संगमरमर की 2 इमारतें सहेलियों की तरह बतियाती मालूम पड़ती हैं और ऐसा लगता है इनकी बातें जल महल चुपचाप सुनता रहता है। उत्तर की इमारत सावन है तो दक्षिण वाली है भादों। इन दोनों इमारतों की बनावट एक जैसी है और सजावट भी एक जैसी थी। पानी गिरने से इनमें से जो आवाज होती थी वो बारिश जैसी लगती थी। लाल किला मुगलों के जमाने से ही सत्ता का प्रतीक रहा। मई 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, तब क्रांतिकारियों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में आजादी के पहले आंदोलन का बिगुल यहीं से बजाया था। 1857 में जब लाल किला अंग्रेजों के कब्जे में आया, उसके बाद इसमें बहुत सी तब्दीलियां आईं। किले की कई इमारतों को ढाकर
फौजियों के लिए बैरक बनवा दी गई। लाल किला अब बादशाह का आलीशान महल नहीं रहा, वो अब अंग्रेजी फौज की छावनी बन गया था। फिर 1940 के दशक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चलो दिल्ली का नारा दिया और लाल किले पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। इसी लाल किले में आजाद हिंद फौज के अफसरों पर अंग्रेजों की ओर से मुकदमा भी चलाया गया। आजाद हिंद फौज के अफसरों को यहीं कैद करके रखा गया था। इस ऐतिहासिक मुकदमे में पंडित नेहरू, भूलाभाई देसाई और कैलाशनाथ काटजू बचाव पक्ष के वकील थे। उस वक्त ये नारा देश भर में गूंजा था, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लों शाहनवाज। लाल किला मुगल साम्राज्य के वैभव, शान शौकत, विलासिता और गौरव का गवाह है, तो उसने मुगलिया सल्तनत के पतन को भी देखा है। बादशाहों की मजबूरियों पर आंसू बहाए हैं, जालिमों के जुल्म और लुटेरों की लूट दर्ज की है। अंग्रेजों के खिलाफ एक बादशाह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों को लड़ते देखा है। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों और जवानों पर मुकदमे की बहस को सुना है। स्वाधीनता के लिए देश से उठती आवाजें भी इसके कानों तक पहुंची हैं और यही लाल किला आजादी मिलते ही मानो सबकी यादों में बस गया, जब इसकी प्राचीर से पहले प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराया था। वक्त के कितने दौर गुजर गए, लाल किला हर दौर में अपने आप को जैसे ढालता चला गया। इमारतें बनती हैं, मिटती हैं, किले भी आबाद होते हैं, उजड़ जाते हैं, लेकिन लाल किले जैसा कौन बनता है? सिर्फ लाल किला।